वंदे मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 1 मई 2023। 1 मई 2023 में आज के करंट अफेयर्स के तहत हम लोग 5 बड़े क्वेश्चन देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का हम लोग एक रिवीजन टेस्ट भी करते हैं। दोस्तों, आज क्वेश्चन की संख्या आपको कुछ ज्यादा मिलेंगे क्योंकि कल संडे होने के कारण जो करंट अफेयर्स, जो उपयोगी करंट अफेयर्स था, जो हमने नहीं कराया, उस प्रश्न को यहाँ पे मैंने लाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने मिष्टी योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय। अब हम लोग देखेंगे इससे जुड़ी तमाम जो भी फैक्ट हैं उसको देखेंगे। इस प्रश्न का तो आंसर हो गया पर्यावरण, वन, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय। यानी मिष्टी जो योजना है, इसको कौन शुभारंभ किया है? तो इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मिष्टी है क्या। दरअसल न्यूज में आप लोग देखो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 जो लास्ट टाइम जो बजट आई है फरवरी में, उसमें एक नई योजना का शुभारंभ किया है, घोषणा किया है। उसका नाम है मिष्टी। अब मिष्टी में आप कैसे याद रखोगे सारे क्वेश्चन? तो मिष्टी का आप देखो पहला लेटर कौन आ रहा है? एम। तो एम यहाँ पे डिनोट कर रहा है मैंग्रोव को। किसको डिनोट कर रहा है? मैंग्रोव को। अब जिनको मालूम होगा मैंग्रोव और मैंग्रोव वन के बारे में, तो उनको ये चीज मालूम होना चाहिए कि वन जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप बाई ऑप्शन, अगर जिनको एम डिनोट कर रहा है मैंग्रोव को याद रखेंगे तो वे पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आंसर कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस योजना का क्या लक्ष्य है। तो लक्ष्य की बात करेंगे तो इस योजना का लक्ष्य है भारतीय तटों पर जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव परिस्थिति है, उसका संरक्षण करना और उसे पुनर्जीवित करना। क्योंकि ये मैंग्रोव जो वन होता है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसे सुरक्षित और पुनर्जीवित करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया है, एक योजना के तहत इसको आगे बढ़ाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। अगर इसका हम वित्त पोषण की बात करेंगे कि कौन कितना खर्च कर रहा है, तो इसमें 80% जो योगदान होती है वो केंद्र सरकार का होगी, जबकि शेष जो है 20% योगदान राज्य सरकार की होगी। यानी जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जहां पे इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उस राज्य को वहां का 20% उनको वहन करना होगा। बाकी 80% कौन करेंगे? तो 80% करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये मैंग्रोव है क्या जिसके लिए ये हमारे पास ये योजना लाई गई है। दोस्तों, मैंग्रोव की बात करें तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग का देश जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दो भागों में अगर इसको बांटे, तो हम दक्षिणी भारत की बात करेंगे तो दक्षिणी भारत के अधिकांश जो भी हमारे जो राज्य हैं वो किसी न किसी कोस्टल एरिया, समुद्र से ही अपना क्या करते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सीमा माने तट पर, यानी समुद्र के किनारे जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो समुद्र के किनारे जितने भी वन पाए जाते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो इस पर्यावरण को, इस वन को संरक्षण और पुनर्जीवित करने के लिए यह योजना को लाया गया। और ये जो मैंग्रोव वन है ये हमारे सीमावर्ती यानी तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ लक्ष्य की बात करेंगे तो भारतीय तटों पर बात किया था ना, भारत के तटों पर, यानी तटों पर जो मैंग्रोव परिस्थिति होगा उसका संरक्षण और क्या करना है, पुनर्जीवित करना है। तो ये जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लद्दाख। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। माना गांव जो है वो कहाँ पाया है, अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो माना गांव है उसे पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है हाल ही के दिनों में। अब आप लोग समझो कि आखिर इसके पीछे क्या है, ये घोषणा करने के पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपने भारत की अगर लोकेशन को देखें तो देखो, ये हमारा प्यारा देश कौन है? भारत। भारत के ऊपर कौन है? तो चाइना। और भारत के इस साइड, पश्चिमी साइड
में, पश्चिमोत्तर साइड में कौन है तो पाकिस्तान। यानी भारत दो शत्रु देशों से अपना सीमा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। यहाँ पे देखो ये हमारा ये उस चीन हो गया और ये मेरा प्यारा देश कौन हो गया, भारत हो गया। तो भारत के अगर हम सीमा की बात करेंगे तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। अब इसके अलावा तमाम जो भी राज्य हैं वो हमारे चीन से क्या कर रहे हैं तो सीमा साझा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी हो गए। तो जब ये हम लोग यहाँ पे जब हमने इसे देखा तो मालूम होना चाहिए कि चीन की विस्तारवादी नीति धीरे धीरे क्या करता है, उसका जो नीति है, पॉलिसी है कि अन्य जो दूसरे क्षेत्र होते हैं, देश होते हैं, उसके सीमा को यानी उसके जगह को अपने में मिलाने की उसकी प्रवृत्ति है, उसका ये नेचर रहता है, हड़प की नीति है। इसके कारण आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को जो चीन है वो क्या कहता है, वो कहता है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के नाम से उसे पुकारता है। यानी वो अपने अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, अपना उस दावा ठोकता है कि वो मेरा है। तो चीन की इस विस्तारवादी नीति से बचने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, यानी वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत भारत के जितने भी सीमा पे जो राज्य हैं और सीमा माने जो दूसरे देश से वो सीमा साझा करते हैं, तो उसका जो लास्ट सुदूर क्षेत्र हो वहां पे एक गांव को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उसको हर क्षेत्र में उसको विकास करना है। और उस विकास करने का जो योजना है उस कार्यक्रम को ही हम लोग कहते हैं वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। इसके तहत हम लोग देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को शामिल किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो न्यूज में इसको घोषित करने के पीछे क्या उद्देश्य है। दरअसल क्या है कि माना जो गांव है उत्तराखंड में, पहले इसे भारत का अंतिम गांव माना जाता था। पहले क्या किया जाता था, इसे अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन हाल ही में इसे अब भारत का पहला गांव माना गया है। और इसकी घोषणा, इसकी मान्यता अभी कौन दिया है तो सीमा सड़क संगठन। जो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो राज्य के जो सीमा इलाका है वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कार्य किसका है तो सीमा सड़क संगठन का। तो इसने प्रवेश द्वार पे यानी उस गांव के प्रवेश द्वार पर एक संकेत बोर्ड लगाकर एक अपडेट घोषित की है। दरअसल मैं अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊं तो देखो, पहले जो ये माना गांव था, इस माना गांव को लास्ट इंडियन विलेज से सूचित किया जाता था, दिखाया जाता था, लेकिन अब इसे जो है नए अपडेटेड के अनुसार आप देखो तो इसे फर्स्ट इंडियन विलेज यानी भारत का प्रथम गांव माना गया है। तो इसका पीछे जो रीजन था कि इसका कि क्यों ऐसा किया गया, तो देखो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि जो भारत के जो गांव अब तक उसे जो गांव माने देश का अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था, पहचाना जाता था, उसे हम अब अंतिम गांव के रूप में नहीं देखेंगे। वो हमारे देश के क्षेत्र का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए अब उसे हम जो है देश का प्रथम गांव के रूप में हम उसे मान्यता देंगे। यानी अब क्षेत्र जो है देश की समृद्धि की शुरुआत के रूप में उसे क्या होना चाहिए तो देखा जाना चाहिए। इसमें ये जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, इसे जीवंत गांव कार्यक्रम के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है कि भारत के 19 जिला यानी कि अच्छा इसमें कौन कौन से गांव शामिल होंगे, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, तो वही क्षेत्र शामिल होंगे जो चाइना से या चाइना से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो चाइना से बॉर्डर साझा करने वाले 19 जिले, भारत के कितने जिले आते हैं तो 19 जिले 46 ब्लॉक, और पूरे गांव की बात करेंगे तो 2967 गांव इसमें क्या करता है आता है। तो इतना गांव को भारत सरकार का लक्ष्य है इस योजना के तहत उसको डेवलपमेंट करना, क्या करना, विकास करना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन राज्य इसमें शामिल होंगे, अरुणाचल प्रदेश शामिल होंगे, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसका मेन काम है कि इस गांव में बुनियादी सुविधा लाना है, बुनियादी जो आवश्यकता है तथा जीवन की शर्तों को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है यानी कि डेवलपमेंट करना है। और इसका ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ाना है। इतना करने का मेन उद्देश्य और क्या है कि ग्रामीण में पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को भी क्या देना है, बढ़ावा देना है और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होगा। तो ये भारत सरकार की योजना है। इस योजना को आप लोग याद रखिएगा, वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम।
देखिए दोस्तों, जिससे पहले अंतिम गांव माना जाता था, अब भारत उसे जो है प्रथम गांव के रूप में इंगित करता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन किया है, वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दोस्तों ऑप्शन ए पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दादरा और नागर हवेली एंड दमन और दीव और लद्दाख। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दादरा और नागर हवेली एंड दमन और दीव। यानी कि हाल ही में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? तो हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित है, और उसके कहाँ? राजधानी सिलवासा के एक शहर में। इस कॉलेज का क्या नाम है? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका लागत कितना है? देखो इस संस्थान को किसके तहत विकसित किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। यानी कि इस संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत क्या किया गया है? विकसित किया गया है। इसमें लागत अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? 203 करोड़ की लागत। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 14.48 एकड़ के परिसर में ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। यही क्या है? नमो मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसके द्वारा जो उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे लागत की कुल बात किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, आपके मन में सवाल आएगा कि दादर नगर हवेली कहाँ है? दादर नगर हवेली पहले जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीव, यानी कि यहाँ पे देखो ये दादर नगर हवेली, यहाँ गुजरात के जो आप नीचे वाला हिस्सा बोलेंगे ये दादर नगर हवेली, और इसे हम दमन और दीव, इस क्षेत्र को पहले दो अलग अलग ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। आप लोग को मालूम होना चाहिए जब 5 अगस्त 2019 ईस्वी को नए घोषणा के अनुसार जब जम्मू और कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषणा किया गया था, जिससे 2019 के अक्टूबर में ये लागू भी हो गया था, उसके कुछ दिन बाद गृह मंत्रालय द्वारा यह भी घोषणा किया गया कि जो पहले दादर नगर हवेली और दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, ये दोनों को मर्ज करके एक ही मिला दिया गया, और ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी 2020 से इसको लागू कर दिया गया। तो ये पुराना न्यूज यहाँ पे देखो, पहले जो हो कितना थे? 9 था, अब विलय के बाद फिर कितना हो गया था? अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना हो गया है? तो 8 हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया की पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों क्वेश्चन को देख के ही आप लोग आंसर कर पाओगे कि हाल ही में किस देश की एयरलाइन अमीरात, एयरलाइन कंपनी का क्या नाम है? अमीरात, दुनिया के पहले रोबोट का चेक इन सहायक का अनावरण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में? तो कहेंगे दुबई में। देखो यही है रोबोटिक, क्या है? रोबोटिक। इसका क्या काम है? इसका क्या लक्ष्य है? दुबई स्थित, हाँ, ये जो एयरलाइन है दुबई की एयरलाइन है, उसका नाम है एमिरेट्स। दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या किया है? अनावरण किया है। और आप लोग याद रखो, इस जो नए रोबोट है उसका नाम क्या है? तो सारा है। इसका क्या नाम है? सारा। ये दुनिया की पहली रोबोटिक क्या है? इसका क्या काम है? तो देखेंगे ये जो सारा जो रोबोटिक है ये क्या करेगा कि जो ग्राहक है, यानी स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों की चेहरा को मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी, और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उसका क्या करेगी? यानी कि आप लोग को अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। तो हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक की विमोचन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी नारायण बागोल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पुस्तक का सौराष्ट्र तमिल संगम पुस्तक का विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दरअसल 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा एक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया। क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। नरेंद्र मोदी ने इन्होंने कहा कि जो विदेश के आक्रमण के समय तमिलनाडु और गुजरात के, आप लोगों को मालूम होना चाहिए सौराष्ट्र कहाँ है? तो गुजरात में। तमिलनाडु और गुजरात के जो इतिहास है उसकी जो जानकारी क्या कर दिया गया था? तो ध्वस्त कर दिया गया था। ये किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया है। दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पे निर्मला सीतारमण और एक ऑप्शन है नारायणन बागोल।
निर्मला सीतारमन ने भी एक पुस्तक का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक का नाम है, आप लोग याद रखो, रिफ्लेक्शंस। क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस। याद इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। निर्मला सीतारमन ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, उस पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस। जबकि इस पुस्तक का लेखक है नारायणन वाघोल। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों कि नारायणन जो वाघोल है, इन्हें भारत के बैंकिंग का विश्व पितामह भी कहा जाता है। तो पुस्तक विमोचन के आप लोग को क्या याद रखना है? एक सौराष्ट्र, हाल ही में जो करंट न्यूज है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का अगर विमोचन की बात करें तो नरेंद्र मोदी, जबकि रिफ्लेक्शंस पुस्तक की बात करें तो निर्मला सीतारमन लोकार्पण किया है। और जबकि अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पुस्तक के लेखक के, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक के, तो कहेंगे नारायणन वाघोल। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उपयोगी थे, लेकिन संडे होने के कारण आप लोग को मैं नहीं करा पाया था, तो उसको वन लाइनर पे मैंने लाने का प्रयास किया है। एक एक करके आप लोग यहाँ पे समझो। हरियाणा के कालेसर में, हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क है, उसमें 10 साल बाद देखा गया है बाघ। तो ये एक करंट न्यूज बना हुआ है कि आपसे न्यूज से पहले ज्यादा याद रखो। ये कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कहेंगे हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। वहां 10 साल बाद देखा गया है एक बाघ। भारतीय अमेरिकी एक नीली, भारतीय अमेरिकी यानी इंडियन मूल की एक लेडीज जिनका नाम है नीली बेंदापुरी। क्या नाम है? नीली बेंदापुरी। उन्हें मिलेगा इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। यानी कि अवार्ड की बात करेंगे तो इमिग्रेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार जो है भारतीय अमेरिकी जिनका नाम है नीली बेंदापुरी को क्या करेगा? मिलेगा। अगर हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। तो नासा ने क्या किया है कि चांद पर किस चीज का खोज निकाला है? तो ऑक्सीजन का। यानी अमेरिका, आप लोग को मालूम हो चाहे नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका के। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर किस चीज का खोज किया है? तो ऑक्सीजन का। अब हम अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें दोस्तों, तो विश्व डांस यानी इंटरनेशनल डांस डे की बात करेंगे तो 29 अप्रैल को 2 दिवस आपको याद रखना है। विश्व नृत्य दिवस यानी डांस दिवस, और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी आपको क्या याद रखना है? 29 अप्रैल। बट आज की तारीख की बात करो 1 अप्रैल, तो अंतर्राष्ट्रीय 1 अप्रैल 2023 यानी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है? यानी मनाया जाता है, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया जून 2024 तक का LIC का चेयरमैन। LIC के मालूम है इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका चेयरमैन 2024 तक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अंत में अब हम लोग देखेंगे 29 अप्रैल का जो पिछले क्लास में रिवीजन तौर पर, तो 29 अप्रैल के जो 5 क्वेश्चन कराए गए थे उसमें पहला प्रश्न था 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरुष के क्षेत्र में किसे मिला है? तो राजकुमार राव। फिल्म की बात करेंगे किस फिल्म के लिए? बधाई दो। वही अगर हम बात करेंगे अनिल कपूर को असिस्टेंट एक्टर, सहायक एक्ट्रेस, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आलिया भट्ट को गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए। भारत के किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो IIT कानपुर। जबकि IIT मद्रास ने अपना एक कहाँ खोला है? तो तंजानिया में। SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो इस बार 2023 में भारत कर रहा है, जबकि इससे पहले की बात करेंगे तो कजाकिस्तान में 2022 के में हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर था इंडिया और UK यानी इंडिया और ब्रिटेन। इंडिया और ब्रिटेन यहाँ इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया और ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है 28 अप्रैल से शुरू हुआ हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ये किया गया था गोवा में। तो दोस्तों अभी तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करें।